प्रिय विद्यार्थियों, आज पुनः आपका परोपकार यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि मैं कल आपके लिए बता रहा था कि भाई वर्ण विचार से पहले हिंदी की कुछ सामान्य जानकारियाँ होती हैं जिसके बारे में हमने कल आपको अवगत कराया था। आज पुनः फिर से वर्ण विचार के बारे में एक बार दोबारा से जानकारी करते हैं, उसके बाद आगे वर्ण विचार। देखिए दोस्तों, वर्ण विचार के अंतर्गत कल हमने आपके लिए बताया था कि भाई वर्ण क्या है, अक्षर क्या है। फिर इसके बाद ये भी बताया था कि भाई भाषा के 3 अंग होते हैं। पहला अंग बताया था वर्ण, दूसरा अंग हमने बताया था शब्द और तीसरा अंग बताया था वाक्य। आज हम चर्चा करते हैं कि भाई वर्ण विचार के अंतर्गत जो है वर्णमाला भी पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? वर्णमाला। तो देखिए, कई बार सिंपल सा प्रश्न तो यही बन जाता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। जैसे कई बार यूपी का भी एग्ज़ाम हुआ था, यूपी टेट का, उसके अंतर्गत पूछा गया था कि भाई हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं। तो देखिए प्रश्न था विद्यार्थियों, प्रश्न था हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन था इसमें 44, दूसरा ऑप्शन था 48, तीसरा ऑप्शन था 52 और चौथा ऑप्शन था 56। प्रश्न पूछा गया था यूपी के अंतर्गत कि भाई हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं। तो देखिए दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में वर्ण 44 होते हैं। कितने होते हैं? 44। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। यदि इस प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा जाता कि भाई संयुक्त व्यंजनों सहित, यदि प्रश्न को ऐसे पूछा जाता कि संयुक्त व्यंजनों सहित हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है, तो संयुक्त व्यंजनों सहित हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 48 होगी। कितनी होगी मित्रों? 48। यदि इसी प्रश्न को आगे और बढ़ा के पूछा जाता कि भाई हिंदी की लिपि देवनागरी में वर्णों की संख्या कितनी है। तो देखिए मित्रों, हिंदी की लिपि देवनागरी में वर्णों की संख्या 52 है। कितनी है? 52। अब चर्चा करते हैं कि भाई हिंदी की जो वर्णमाला है हमारी, उसमें वर्णों की संख्या 44 कैसे होती है। तो देखिए, हमारी हिंदी में 11 स्वर होते हैं। हमारी हिंदी में 11 स्वर होते हैं। क्या होते हैं? स्वर। हिंदी के अंतर्गत 11 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजन होते हैं। इन दोनों को मिलाकर के 11 स्वर तथा 33 व्यंजनों को मिलाकर के वर्णमाला में संख्या 44 होगी। कितनी होगी? 44 होगी। अब बात करते हैं कि भाई हिंदी में 11 स्वर कौन कौन से होते हैं। तो देखिए मित्रों, पहला होता है आ, फिर इसके बाद दीर्घ आ, फिर होता है साहब हमारा ह्रस्व ई, फिर दीर्घ ई, फिर ऊ, फिर इसके बाद दीर्घ ऊ, फिर
इसके बाद आ जाता है री। देखिए मित्रों, री का प्रचलन, केवल ह्रस्व री का ही प्रचलन हमारी हिंदी वर्णमाला में माना जाता है। दीर्घ री का प्रचलन हमारी हिंदी वर्णमाला में नहीं होता। इसके बाद आता है ए, इसको ऐ, ओ, औ। तो देखिए मित्रों, 11 स्वर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, जिसमें देखिए साहब इस री पर फिर एक बार चर्चा करते हैं कि भाई इन 11 स्वरों में एक स्वर ऐसा है जिसे अभी उच्चारण के आधार पर जैसे कई बार पूछा जाता है कि उच्चारण के आधार पर स्वर नहीं है, उच्चारण के आधार पर स्वर नहीं है, तो उच्चारण के आधार पर री को स्वर नहीं माना जाता, क्योंकि ई और री का उच्चारण लगभग समान होता है। ई और री का उच्चारण लगभग समान होता है। इसलिए कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भाई उच्चारण के आधार पर स्वर नहीं है, तो देखिए मित्रों, उच्चारण के आधार पर री को स्वर नहीं माना जाता। अब बात आती है कि भाई फिर प्रश्न बनता है, कई बार प्रश्न बन जाता है कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या है। तो देखिए मित्रों, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होगी, इस री को छोड़ करके कितनी होगी, 10। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 मानी जाती है, यानी उच्चारण के आधार पर, क्योंकि कई बार री और ई का उच्चारण, जैसे ई री का उच्चारण करेंगे री, तो दोनों का लगभग समान उच्चारण माना जाता है। इसलिए उच्चारण के आधार पर री को स्वर नहीं समझा जाता। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि स्वरों की संख्या है, तो मित्रों कितनी होगी, 11। तो स्वरों की संख्या 11 होगी। अब इसके बाद देखते हैं, ये तो हुई स्वरों से संबंधित बात। अब बात करते हैं कि भाई 33 व्यंजन कौन कौन से होते हैं जिन्हें हमारी वर्णमाला के वर्णों में सम्मिलित किया जाता है। तो देखिए साहब, 25 स्पर्श व्यंजन, 25 स्पर्श व्यंजन जिन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, यानी का से लेकर माँ तक का प्रत्येक व्यंजन स्पर्शीय व्यंजन कहलाता है। इनकी संख्या 25 होती है, क्योंकि दोस्तों देखिए, किशोरीदास वाजपेयी आचार्य हुए हैं, उन्होंने कहा व्यंजनों को मोटे तौर पर हम 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहला विभाजन उन्होंने बताया, किशोरीदास वाजपेयी ने पहला बताया कि भाई स्पर्श व्यंजन हो सकते हैं। दूसरा बताया इन्होंने साहब अंतस्थ, और तीसरा कहा ऊष्म। तीसरा क्या कहा, ऊष्म। ये किशोरीदास वाजपेयी ने इनका 3 प्रकार से व्यंजनों को मोटे तौर पर, एक सामान्य तौर पर विभाजित किया। पहला स्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या 25 होती है। दूसरा अंतस्थ होता है। अंतस्थ में आते हैं या, रा, ल, व, या, र, ल, व। अब इसके बाद ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म में आते हैं, देखिए मित्रों, तालव्य सा, तालव्य सा, फिर इसके बाद मूर्धन्य सा, फिर इसके बाद
दंत सा और फिर हा की ध्वनि आती है। तो ये 4 ऊष्म होते हैं, 4 अंतस्थ और 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। इनको मिला करके वर्णमाला के अंतर्गत 44 वर्ण होते हैं। अब बात करते हैं दूसरा प्रश्न किस प्रकार से बनता है कि भाई हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों सहित, किन सहित, संयुक्त व्यंजनों सहित वर्णों की संख्या है। इस प्रकार से प्रश्न आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड 2011-12 में पूछा था कि भाई संयुक्त व्यंजनों सहित हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है। संयुक्त व्यंजनों सहित हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है तो मित्रों कितनी होती है, 48। देखिए ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि भाई 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजनों को और जोड़ दिया जाता है, 4 जो है हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं, 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं मित्रों, 4। कौन कौन से, 6 त्र ज्ञ और स्र। हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 6 त्र ज्ञ स्र। देखिए कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि भाई 6 व्यंजन की या क्ष व्यंजन की प्रकृति है। तो देखिए ये का प्लस मूर्धन्य सकार से बना हुआ है। यदि ऐसे नहीं दिया हुआ होगा तो इस प्रकार से इसे दिया हुआ होगा ऑप्शन में। यदि पूछा गया है का प्लस मूर्धन्य सा, इसमें से भी आ अलग कर देते हैं तो का प्लस मूर्धन्य सा और आ, इस प्रकार से भी बनता है और इस प्रकार से भी 6 व्यंजन की प्रकृति है। अब बात करते हैं कि त्रा संयुक्त व्यंजन कैसे बनता है। तो देखिए मित्रों, ता आधा होता है, हलंत लगा हुआ है, फिर इसके बाद में रा व्यंजन वर्ण पूरा होता है। इसके बाद देखिए इसका दूसरा इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भाई त्रा रा और इसमें क्या है आ, ये किसकी प्रकृति है। तो किसकी प्रकृति है साहब, त्रा की। त्रा 2 असमान व्यंजनों के योग से बना हुआ है, एक है ता, दूसरा है रा। रा में भी क्या छिपा हुआ है, आ स्वर वर्ण छिपा हुआ है। अब बात करते हैं ज्ञा व्यंजन की प्रकृति कैसे बनी हुई है साहब। देखिए जा पे हलंत है, फिर इसके बाद इया है चूल्हे मैया खाली जिसको बोलते हैं। अगर ऐसे भी नहीं होगा तो इस प्रकार से दिया हुआ होगा जा के बाद में इया, फिर इसके बाद में आ वर्ण दिया हुआ होगा। ऐसे ही इस स्रा की जो संयुक्त व्यंजन है इसकी प्रकृति है कि भाई पहले आएगा इसमें दोस्तों तालव्य सा। कौन सा सा, तालव्य सा आएगा, फिर इसके बाद में रा आएगा साहब, रा। अब इसके बाद देखिए मित्रों इसकी दूसरी प्रकृति भी बनती है कि भाई तालव्य सा प्लस रा और इसमें आ स्वर वर्ण छिपा हुआ है। तो इससे पता चलता है कि इन 4 संयुक्त व्यंजनों को जोड़कर प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों सहित वर्णों की संख्या है 48। तो देखिए मित्रों तीसरा प्रश्न ये भी पूछा गया है कि भाई हिंदी की लिपि देवनागरी में वर्णों की संख्या होती है। तो देखिए हिंदी की लिपि देवनागरी में
वर्णों की संख्या होती है। अब देखो मित्रों, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म, 4 संयुक्त, इन सबको मिला करके कितनी संख्या हुई साहब? 48 हो गई। इसमें यदि हम 2 अयोगवाह व्यंजन जोड़ दें, 2 अयोगवाह, यदि 2 अयोगवाह व्यंजन जोड़ दिए जाएं और 2 जोड़ दिए जाएं उत्क्षिप्त व्यंजन, 2 कौन से मित्रों? उत्क्षिप्त व्यंजन, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन जोड़ दिए साहब। देखिए, अयोगवाह व्यंजन होते हैं अंग और है, यानी अयोगवाह इन्हें क्यों कहा जाता है? देखिए, इनकी परिभाषा इसी में छिपी हुई है, आ प्लस योग प्लस वाह, यानी जो ना तो स्वरों के योग में आते हैं, ना ही व्यंजनों के योग में इन्हें निश्चित तौर से पूछा जाता है। जैसे देखिए, बेध्वनि जो स्वर के ऊपर और स्वर के अंत में लगाई जाती हैं, उन्हें अयोगवाह बोल दिया जाता है। ऐसे ही देखिए मित्रों, उत्क्षिप्त व्यंजन, ऐसे ही उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, आगे और विस्तृत इनके बारे में हम जानकारी करेंगे जब व्यंजनों का वर्गीकरण बताएंगे। तो देखिए मित्रों, उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं हमारे डा और ढा, डा और ढा, लेकिन इनके नीचे नुक्ता अवश्य रूप से लगा हुआ होना चाहिए। डा और ढा के नीचे नुक्ता अवश्य होना चाहिए मित्रों। क्या होना चाहिए? नुक्ता। जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग जिस हिंदी शब्द में करते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग जिस हिंदी शब्द में करते हैं उसकी अंग्रेजी देखिए। कई बार ऐसा होता है कि जैसे साहब हमने बसेड़ी लिख दिया, क्या लिख दिया साहब? बसेड़ी। देखिए मित्रों, बसेड़ी लिखा हुआ है, इसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है। अब बात करते हैं कि भाई उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग कहाँ होता है। तो देखिए मित्रों, उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग हमेशा स्वरों के मध्य में या कई बार शब्द के अंत में भी कर दिया जाता है। लेकिन चर्चा करते हैं कि भाई इन उत्क्षिप्त वर्णों की अंग्रेजी क्या बनती है। तो देखिए, इस जो उत्क्षिप्त वर्ण डा है, डा, इसकी अंग्रेजी बनती है आर, और उत्क्षिप्त व्यंजन ढा है, ढा, इसकी बनती है साहब आर एच से। जैसे आपने देखा होगा अंग्रेजी में बसेड़ी को बसेरी बोलते हैं, बड़ौदा को बड़ौदरा बोलते हैं। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन उत्क्षिप्त व्यंजनों के कारण। किसके कारण? उत्क्षिप्त व्यंजनों के कारण। इससे आगे की जो आपको हम जानकारी बताएंगे कि भाई इन्हें ताड़न जात व्यंजन भी कहा जाता है और इन्हें फेंका हुआ व्यंजन भी कहा जाता है, इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है और इन्हें द्विस्पष्ट व्यंजन भी कहा जाता है। ये बात हम आपको व्यंजनों के वर्गीकरण में आगे स्पष्ट करके बताएंगे कि भाई इनका प्रयोग संस्कृत के शब्दों में नहीं होता है, इनका प्रयोग संस्कृत के शब्दों में नहीं होता उत्क्षिप्त व्यंजनों का, ना ही इनका प्रयोग कभी भी शब्द के प्रारंभ में भी नहीं होता है और ना ही इनका प्रयोग कभी भी द्वित्व में किया जाता है। जैसे दो व्यंजन, यदि दो उत्क्षिप्त व्यंजनों से कोई वर्ण, कोई शब्द बना दिया जाता है इन वर्णों से, तो द्वित्व में अगर बना हुआ है तो वहाँ उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग नहीं होता है। उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग मित्रों हमेशा स्वरों के मध्य में,
स्वरों के मध्य में होता है। कहाँ होता है? स्वरों के मध्य में। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी करते चलना साथ ही साथ में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। परोपकार क्लासेस का जो ये हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल, इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपके लिए अच्छी से बढ़िया क्लासें मिलेंगी। इसके बाद देखिए दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं कि भाई वर्ण विचार में दो प्रकार से वर्गीकरण होता है। पहला होता है वर्णमाला का वर्गीकरण। जैसे एक बार एक छोटी सी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है। पूछा गया प्रश्न था कि भाई वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। तो देखिए मित्रों, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ये एक छोटी सी परीक्षा थी अपने यहाँ पटवार की, 2010 की बात है। तब ये प्रश्न पूछा गया था कि भाई वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है। तो वर्णों के समुदाय को मित्रों वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। फिर इसके बाद एक और प्रश्न पूछा गया था कि भाई वर्णमाला कितने प्रकार की होती है। वर्णमाला कितने प्रकार की होती है। तो देखिए मित्रों, वर्णमाला जो है दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। ये मान लो दो भेद हो जाते हैं। जैसे देखिए वर्णमाला दो प्रकार की कैसे होती है साहब। पहला विभाजन होता है वर्णमाला का स्वर, दूसरा विभाजन होता है वर्णमाला का व्यंजन, या इसे प्रकार कह सकते हैं, या इसे भेद भी कह दिया जाता है। तो देखिए पहला प्रश्न पूछा गया था वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णमाला। दूसरा पूछा गया था कि वर्णमाला कितने प्रकार की होती है। तो वर्णमाला कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। अब बात करते हैं, पहला वर्गीकरण होता है स्वर और दूसरा विभाजन होता है व्यंजन। इसके बाद देखिए मित्रों, अब हम चर्चा करते हैं स्वर और व्यंजन के बारे में। किसके बारे में? स्वर और व्यंजन के बारे में। तो देखिए स्वर की परिभाषा हम आपको बताते हैं। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है कि भाई स्वर क्या है, क्या इसकी परिभाषा है। इसको याद करने से, रटने से कुछ नहीं है। देखिए पहली परिभाषा हम स्वर के बारे में चर्चा करते हैं। पहला जो हमारा वर्गीकरण है, प्रकार जो है स्वर है साहब। क्या है? स्वर। देखिए स्वर की परिभाषा क्या बनती है मित्रों। पहली परिभाषा स्वर की बन जाती है कि भाई वे ध्वनि जिनका उच्चारण करते समय, वे ध्वनि जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु पूर्ण या प्राणवायु में पूर्ण या अपूर्ण किसी प्रकार की रुकावट ना हो उसे स्वर कहते हैं। ये तो हुई मित्रों परिभाषा। अब इसे याद करने का तरीका रटने से नहीं है, समझने से होता है। तो देखिए मित्रों, स्वर
मैंने आपके लिए बताया कि भाई स्वर वह ध्वनि है जिसका उच्चारण करते समय प्राणवायु को पूर्ण या अपूर्ण प्रकार की कोई भी रुकावट पैदा ना हो, उसे स्वर कहा जाता है। जैसे देखिए मित्रों, मैं इसका उच्चारण करता हूँ अ, तो अंत में जो ध्वनि प्रकट होती है वो भी आ की ही ध्वनि निकल करके आती है। देखिए दूसरे स्वर दीर्घ आ का भी मैं जब उच्चारण करता हूँ तो अंत तक इसमें प्राणवायु का सीधा गमन अंत तक हुआ है। इस प्राणवायु में कोई भी रुकावट पैदा नहीं हुई, ना तो पूर्ण प्रकार की ना ही कोई अपूर्ण रुकावट पैदा हुई। देखिए आ चाहे आप ई स्वर वर्ण का उच्चारण कर लो, जैसे ई, तो अंत में भी ई की ही ध्वनि प्राप्त होगी। तो इसलिए कहा जाता है मित्रों कि वे ध्वनि जिनके उच्चारण में प्राणवायु को पूर्ण या अपूर्ण प्रकार की कोई रुकावट पैदा ना हो, उसे स्वर कहते हैं। दूसरी परिभाषा भी पूछ ली जाती है कि भाई इनका उच्चारण हमेशा स्वतंत्रता पूर्वक किया जाता है। कैसे किया जाता है मित्रों? स्वतंत्रता पूर्वक किया जाता है। जैसे ई का उच्चारण यदि हम लंबे समय तक करेंगे तब भी जो ध्वनि प्राप्त होगी, कौन सी ध्वनि प्राप्त होगी? ई की ही ध्वनि प्राप्त होगी। इसलिए इनका उच्चारण बिना रुके लगातार किया जा सकता है। तो 3 परिभाषाएं हमारी क्लियर हुई। जैसे देखिए आ का उच्चारण किया हमने, अंत में आ की ध्वनि प्राप्त हुई, तो इनका उच्चारण बिना रुके लगातार किया जा सकता है। जैसे आ, ई, तो अंत में ही आ की ही ध्वनि प्राप्त हुई है, अंत में ई की ही ध्वनि प्राप्त हुई है, तो इसे क्या कहेंगे मित्रों? स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वर। जैसे देखिए दूसरा जो विभाजन है व्यंजन है। कौन सा है? व्यंजन। अब बात करते हैं कि भाई स्वर की परिभाषा तो हो गई कि भाई वे ध्वनि जिनका उच्चारण बिना रुके लगातार किया जा सके उन्हें स्वर कहते हैं, या वे ध्वनि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं साहब, या वह ध्वनि जिसके उच्चारण में प्राणवायु को पूर्ण या अपूर्ण प्रकार की रुकावट ना हो उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब देखते हैं व्यंजन के बारे में, व्यंजन की परिभाषा के बारे में, क्योंकि रटने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे देखिए व्यंजन की परिभाषा क्या है? व्यंजन हम जानते हैं कि भाई हमेशा स्वरों की सहायता से ही व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है। जैसे देखिए का व्यंजन का मैं उच्चारण करूं का, तो अंतिम ध्वनि जो निकल कर के आई वो किसकी निकल कर आई? आ की। अंतिम ध्वनि किसकी निकल कर आई? आ की। का अंतिम ध्वनि आ की निकल कर आई। तो देखिए मित्रों, यानी वे ध्वनि जिनके उच्चारण में प्राणवायु को पूर्ण या अपूर्ण प्रकार की रुकावट हो, क्या हो? रुकावट पैदा हो, उसे क्या कहते हैं मित्रों? व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। का उच्चारण किया, का अंतिम ध्वनि क्या निकल कर के आई? आ की ध्वनि निकल कर के आई। तो इनके उच्चारण में प्राणवायु को क्या पैदा हुई? रुकावट। यदि रुकावट पैदा नहीं होती तो यहाँ अंतिम ध्वनि भी किसकी होनी चाहिए थी? का की होनी चाहिए थी। तो का की ना होने पर किसकी निकल कर आई है? आ की ध्वनि निकल कर के आई है। इसलिए मित्रों व्यंजनों की ध्वनि में प्राणवायु को पूर्ण या अपूर्ण प्रकार की रुकावट पैदा होती है, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन। अब बात करते हैं जैसे दूसरा व्यंजन है ख। ख अंतिम ध्वनि क्या निकल कर के आई? आ। इनका उच्चारण
बिना रुके लगातार नहीं किया जा सकता। जैसे खा का उच्चारण करूं मैं लगातार खा, तो अंतिम ध्वनि क्या निकल करके आई? सा आ। दूसरी परिभाषा बन जाती है कि व्यंजनों का उच्चारण बिना रुके लगातार नहीं किया जा सकता। ठीक है। तीसरी परिभाषा बनती है इनका उच्चारण हमेशा किसकी सहायता से होता है मित्रों? स्वरों की सहायता से। किसकी सहायता से? स्वरों की सहायता से। तो देखिए परिभाषा में अंतर हो गया भाई। जिन ध्वनियों के उच्चारण में प्राणवायु को रुकावट पैदा ना हो उन्हें तो स्वर कहा जाता है। जहाँ रुकावट पैदा होती है उन्हें क्या कहा जाता है मित्रों? व्यंजन कहा जाता है। जिनका उच्चारण बिना रुके लगातार किया जा सकता है उन्हें मित्रों क्या कहते हैं? स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर। और जिनका उच्चारण बिना रुके लगातार ना हो उन्हें व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद देखिए, ये तो हमारी परिभाषा से संबंधित बात हुई मित्रों। अब बात करते हैं कि भाई स्वरों का वर्गीकरण। किस पे चर्चा करते हैं? स्वरों का वर्गीकरण। फिर इसके बाद बताएंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। देखिए मित्रों, स्वरों का वर्गीकरण निश्चित नहीं है कि भाई स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है। कोई मित्रों 5 प्रकार से बताता है, कोई 3 प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण बताता है, कोई जो है स्वरों का वर्गीकरण 7 प्रकार से बताता है। तो देखिए मित्रों, हम तुम्हें स्वरों का वर्गीकरण बताते हुए आगे बढ़ते हैं। स्वरों का वर्गीकरण। तो देखिए मित्रों, अब हमारा लगभग समय होने को आ गया है। तो हम आपसे इतना ही कहेंगे कि भाई यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। परोपकार क्लासेस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको कल हम स्वरों का वर्गीकरण 7 प्रकार से बताएंगे। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।